ये इस मानहवा का दूसरा सीजन है, इसलिए अगर आपने अब तक इसका पिछला सीजन नहीं देखा तो यहाँ आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर पहले उसे देख ले। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि सियोन वोनवा से खुद को डिसाइपल के तौर पे रख लेने की रिक्वेस्ट कर रही थी। सामने से वोनवा ने कहा कि मैं तुमसे इतनी मेहनत करवाऊंगा कि सुबह स्टूल करते वक्त भी तुम्हें खून ही निकलेगा। मैं एक ऐसे स्टूडेंट को कुछ भी सिखा नहीं सकता जिसका रिजॉल्व स्ट्रांग ना हो। उसकी बात सुन सियोन ने पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं। जब तक मुझे मेडिकल आर्ट्स सीखने को मिल रहा हो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। भले ही ये कितना भी मुश्किल हो, लेकिन मैं इसे एंड्योर करके आपको फॉलो करूंगी। वोनवा उसकी डिटर्मिनेशन देख खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए सियोन से कहा कि तुम्हारी पढ़ाई कल से शुरू हो जाएगी। डिवाइन फिजिशियन और सियोन भी खड़े होते हुए उसे ग्रीट करने लगे। तभी ओबो ने वोनवा को आवाज लगाई। उसने वोनवा को बताया कि कमांडेंट वांग आपको बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद वोनवा कमांडेंट वांग के कमरे में पहुंच गया। उसने उन्हें ग्रीट करते हुए पूछा कि क्या आपको मुझसे कुछ काम था? क्या आपको कुछ दिक्कत हो रही है? सामने से वांग ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा कि मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करनी थी। मैंने एक इंटरेस्टिंग बात सुनी है कि इन दिनों तुम्हें हुआतुओ नाम से बुलाया जा रहा है, राइट? वोनवा फ्रस्ट्रेट होकर सोचने लगा कि साला ये रूमर्स हर जगह फैल चुके हैं क्या। उसने हुआंग से कहा कि मेरी स्किल्स की कमी के चलते मैं ये नाम डिजर्व नहीं करता। हुआंग मुस्कुराते हुए बोलने लगा कि कैंसर का इलाज करके भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। खैर, मुझे ये बताओ कि अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? वोनवा ने जवाब दिया कि 16 साल। उसका जवाब सुन हुआंग ने पूछा कि क्या तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है? सामने से वोनवा ने उसे ना में जवाब दिया। तभी हुआंग बोलने लगा कि वैसे मेरी काफी सारी सुंदर पोतियां हैं। क्या तुम मेरी फैमिली से जुड़ना चाहोगे? वोनवा उसकी बात सुन पूरी तरह से भौचक्का रह गया। वो बहाना बनाते हुए बोलने लगा कि इतना ग्रीडी होने की तो मैं जुर्रत भी नहीं कर सकता। मैं तो कम से कम अगले 10 साल तक दुनिया घूमते हुए मेडिकल आर्ट्स सीखने वाला हूं। उसे ऐसा बोलते देख वांग ने बताया कि तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलेगी। अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी पोती को अपनी पहली वाइफ बनाने के बाद तुम जितनी चाहे उतनी बीवियां रख सकते हो। वोनवा मन ही मन बोलने लगा कि अबे बात ये नहीं है। उसने पसीने से लथपथ होते हुए ह्वांग को बताया कि मैं काफी ग्रेटफुल हूं, लेकिन ये मेरी हैंडल कर पाने की कैपेसिटी से बाहर की चीज है। आखिर मेरे जैसा वॉन्डरिंग फिजिशियन आप जैसे ग्रैंड कमांडेंट की फैमिली से रिश्ता जोड़ने की बात सोच भी कैसे सकता है? उसकी बात सुन ह्वांग सोचते हुए बोलने लगा कि तो फिर शायद तुम्हारे छक्का होने वाले रूमर्स वाकई में सच है। वनवा तुरंत ही फ्रस्ट्रेट होकर उसकी बात नकारने लगा। फिर हुआंग वनवा से बोलने लगा कि चेन गुई ने भी तुम्हें रिकमेंड करने के लिए काफी एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन तुमने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। इसलिए मैंने तुम्हें दूसरे तरीके की ऑफर दी। लेकिन लगता है कि पेई नेशन और इंपीरियल महल तुम्हारे लिए काफी छोटी जगह है। वोनवा ने भी उसे पोलाइटली बताया कि मैं तो बस मेडिकल आर्ट से ही टाइज रखना चाहता हूं। ये सुन हुआंग ने उसकी तरफ एक स्क्रोल बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हारी दुनिया देखने की इच्छा की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन दुनिया देखने जाने से पहले तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। इसे रख लो। हिज मैजेस्टी द एम्परर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर वोनहुआ चौंक गया। वो हान डायनेस्टी के 12वें सियाओलिंग एम्परर लूहोंग को याद करने लगा। लूहोंग पैसों और एम्परर बनने से पहले मिली गलत परवरिश के चलते एक पागल आदमी बन गया था। ऐसा एम्परर जिसने रिश्वत लेकर गवर्नमेंट पोजीशंस देने में लीड हासिल की थी। उसने 10 अटेंडेंट्स को अपॉइंट किया था जो कि करप्ट होने के लिए और लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले एम्परर के साथ ही इसे ईस्टर्न हान डायनेस्टी के बेवकूफ एम्परर के तौर पे जाना जाता है। आखिर ये एम्परर मुझसे क्यों मिलना चाहता है? अगर मैं चियाओ काउंटी में होता तो मैं बहाना बना देता कि इतना दूर होने की वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन उसे पता होगा कि मैं अभी लोयांग सिटी में ही हूं, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। तभी हुआंग बोलने लगा कि एम्परर ने मुझसे तुम्हें उनके पास ले जाने को बोला था जब मेरी हालत ठीक हो जाए, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे खुद का इलाज करवाने के लिए नहीं बुला रहे। वोनवा उसकी बात में हामी भरने लगा, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। फिर हमें कुछ दिन बाद हैंगचेंग सिटी के इंपीरियल महल का सीन दिखाया जाता है। कमांडेंट ह्वांग वोनहुआ को हिज मैजेस्टी द एम्परर से मिलने के लिए ले जा रहा होता है। वोनहुआ ह्वांग को देखकर सोच रहा था कि क्या मैंने इसे ट्रीट करने में कुछ ज्यादा ही एफर्ट्स डाल दिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना जल्दी ठीक हो जाएगा, और ऊपर से इसने मेरे लिए नए कपड़े भी तैयार करवाए हैं। ये सब मुझे बहुत ही नर्वस कर रहा है। तभी ह्वांग ने उसे बताया कि झुंग नाम का एक यूनक हमें लेने के लिए आएगा। ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, इसलिए तुम्हें ज्यादा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। वोनहुआ ने उसकी बात से सहमति जताई, लेकिन वो मन ही मन फ्रस्ट्रेट होकर बोल रहा था कि यही तो दिक्कत की बात है कि ये एक प्राइवेट मीटिंग है। थोड़ी देर बाद किसी ने एक कमरे का दरवाजा खोल दिया। यूनक झुंग ने अनाउंस किया कि वो फिजिशियन वोनहुआ को लेकर आ चुका है। वोनहुआ भी कमरे में एंटर होते ही तुरंत घुटनों पर बैठते हुए एम्परर को ग्रीट करने लगा। एम्परर उसे देख बोलने लगा कि
अच्छा, तो तुम ही हो अफवाहों वाला फिजिशियन वोनवा। जरा यहाँ पास आओ। उसकी बात सुन वोनवा भी उसके सामने आ खड़ा हुआ। एम्परर ने उसे देख बोला कि तुम तो मैंने जितना सोचा था उससे भी यंग हो। शायद ये बात वाकई सच है कि दुनिया में काफी सारे अननेचुरली टैलेंटेड लोग भरे पड़े हैं। मैंने सुना था तुमने एंट्रिक डिजीज और कैंसर को पेशेंट का पेट खोलकर ठीक किया हुआ है। कोर्ट फिजिशियंस भी तुम्हें हुआ तो वो नाम से बुला रहे हैं। क्या ये बात सच है? वोनवा ने झिझकते हुए कहा कि मैं ऐसा टाइटल डिजर्व नहीं करता। सामने से एम्परर ने कहा कि तुम्हें इस नाम से बुलाना सेंस बनाता है क्योंकि तुमने कैंसर का इलाज किया हुआ है। जस्टिस तभी पूरा होता है जब किसी को अपनी काबिलियत के मुताबिक इनाम दिया जाए। मैं ग्रेटफुल हूं कि तुमने बीमार ग्रैंड कमांडेंट का इलाज कर दिया है और साथ ही उसने भी मुझसे तुम्हें रिवॉर्ड देने की रिक्वेस्ट की है। उनकी बात सुन पास ही खड़ा एक यूनक कुछ लेकर वोनवा की ओर बढ़ने लगा। तभी एम्परर ने वोनवा को बताया कि अब से मैं तुम्हें अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट के तौर पे अपॉइंट करता हूं। वोनवा उसकी बात सुनकर दंग रह गया। एम्परर लूहोंग ने आगे कहा कि मैं अभी से अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट वोनवा को इंपीरियल महल के सिवाय कंट्री की सारी कोर्ट्स को सुपरवाइज करने की अथॉरिटी देता हूं। वो यूनक अभी भी ऑफिशियल प्लाक लेकर वोनवा के सामने खड़ा था। वोनवा ने सोचा कि अगर मैंने इसे रिजेक्ट किया तो मेरा मरना तय है, और अगर मैं अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट बन जाऊं तो मुझे महल से बंधने की भी जरूरत नहीं होगी। इतना सोच वोनवा ने ऑफिशियल प्लाक एक्सेप्ट करते हुए लूहोंग को रिस्पेक्टफुली थैंक यू कहा। लूहोंग ने कहा कि अब ये तुम पर है कि तुम इस प्लाक को कैसे यूज करते हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इसे अच्छे से काम में लोगे। वोनवा भी घुटनों के बल बैठकर बोलने लगा कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इसके बाद वोनवा वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद वो यूनक एम्परर लू होंग के पास जाकर माफी मांगते हुए बोलने लगा कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर ग्रैंड कमांडेंट का इलाज करने की बात को छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि वोनवा को अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट की पोजीशन देना कुछ ज्यादा ही हो गया। सामने से लूहोंग ने स्माइल देते हुए पूछा कि क्या तुम्हें भी यही लगता है? वो यूनक भी ईवल स्माइल देकर बोलने लगा कि वोनवा एक ऐसा बंदा है जिसने आपके प्रति थोड़ी भी सिंसेरिटी नहीं दिखाई। लूहोंग ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए बोला कि उस वोनवा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट को कम से कम 2 मिलियन जियॉन ऑफर करने चाहिए, लेकिन इसे दूसरे नजरिए से देखा जाए तो कोई भी अमीर आदमी अपनी जिंदगी के मामले में पैसे बचाने की नहीं सोचेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स हर प्रोविंस के क्लिनिक्स में इकट्ठा की जाती है, राइट? वैसी जगह पे कोई भी गंदे काम नहीं होने चाहिए। वोनवा के जैसा ईमानदार न्यायी इंसान वैसी जगह को बिना पगार मिले ही सुपरवाइज करेगा और गलत काम होने से रोकेगा, और साथ ही वो गिल्टी लोगों को मेरे सामने भी लाएगा ताकि दुनिया का भला हो सके। तो ऐसी पोजीशन के लिए क्या उससे बेहतर कोई बंदा हो सकता है भला? उनमें से कुछ गिल्टी बंदे अमीर भी होंगे, लेकिन मुझे उन्हें अपने तरीके से सजा देनी ही होगी। आखिर मिलिट्री और क्लिनिक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा होता है, राइट? सामने खड़ा यूनक भी शातिर मुस्कान देते हुए उनकी बात से अग्री करने लगा। इस यूनक का नाम है जांग यांग और ये 10 अटेंडेंट्स का लीडर है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। वोनवा अपने कमरे में बैठा अभी भी अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट बनने की बात पे विचार कर रहा था। उसने अपना प्लाक देखते हुए सोचा कि अगर मैं सेंसरेट हूं तो मैं ऑक्यूपेशनल फोर्सेस भी बोरो कर सकता हूं। ये एक स्ट्रांग पावर है जो कि करप्ट ऑफिशियल्स पे जजमेंट करवा सकती है। मैं इसे उन टाइपिंग कल्ट के बंदों पे भी इस्तेमाल कर पाऊंगा। तभी उसे बाहर से लॉर्ड यू ने आवाज लगाई। वोनवा ने उसे अंदर आने के लिए कहा। लॉर्ड यू अंदर आते हुए पूछने लगा कि क्या तुमने अपनी ट्रिप एंजॉय की? वोनवा ने उसे हाँ में जवाब दिया। तभी लॉर्ड यू ने उसकी ओर एक बॉक्स बढ़ाते हुए बताया कि मैंने तुम्हारा बताया गया एक्यूपंक्चर बॉक्स तैयार कर दिया है। वोनवा उस बॉक्स को चेक करने लगा। वो इसके मिलने पर काफी खुश दिख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि ये अर्जेंट सिचुएशंस में काफी काम आएगा। उसने लॉर्ड यू के काम की तारीफ की। लॉर्ड यू भी बताने लगा कि बाकी की बॉक्स भी जल्द ही बन जाएंगे। उसने वोनवा को आगे बताया कि यंग मास्टर ह्वाबोक तुमसे डिनर पे मिलना चाहते हैं। वोनवा सोचने लगा कि हम अभी तो मिले थे, अब उसे क्या काम होगा। तभी लॉर्ड यू ने पूछा कि तुम लोयांग सिटी से कब निकल रहे हो? वोनवा ने कहा कि मैं जल्द ही निकल रहा हूं क्योंकि मुझे यहां रुके काफी लंबा वक्त हो चुका है। आगे से लॉर्ड यू ने बताया कि हमें कुछ देर और रुककर तैयारी करने के बाद ही निकलना चाहिए। वोनवा को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी लॉर्ड यू ने कहा कि लोयांग सिटी में भी टाइपिंग कल्ट की एक ब्रांच है। वोनवा ये सुनकर हैरान रह गया। कुछ देर में ही रात हो जाती है। वोनवा स्ट्रीट पे चलते हुए गुस्से से सोच रहा था कि ये टाइपिंग कल्ट के कमीने हर जगह भरे पड़े हैं। मुझे खुद को स्ट्रांग करना ही होगा। भले ही मेरे पास अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट हो, लेकिन खतरा सिर्फ मुझे ही नहीं है। मुझे बॉडी कल्टीवेशन और बाकी की चीगोंग टेक्निक्स जल्द ही मास्टर करनी होंगी और उसे मेरे डिसाइपल्स को सिखाना होगा। थोड़ी देर बाद वो एक रिटर्निंग नोबल नाम के इनके सामने जा खड़ा हुआ। वो इतनी आलीशान जगह देखकर सोचने लगा कि क्या बड़ा भाई मुझसे यही मिलना चाहता है? ये तो काफी महंगा लग रहा है। इतना सोच वो इनके अंदर एंटर हो गया। तभी वहां खड़ी एक लेडी वोनवा को ग्रीट करने लगी। वोनवा ने उसे अपना नाम बताया।
उसका नाम सुन उस लेडी ने मुस्कुराकर वोनवा को अपने पीछे आने के लिए बोला। वोनवा भी उसे फॉलो करते हुए सोच रहा था कि आखिर बड़े भाई ने मुझे ऐसी जगह पे मिलने क्यों बुलाया होगा। थोड़ी ही देर में उस लेडी ने एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम पहुंच गए। वोनवा ने बाहर से अपने बड़े भाई को आवाज लगाई। वोबॉक ने भी उसे अंदर आने को कहा। वोनवा के दरवाजा खोलते ही वोबॉक उसे वेलकम करने लगा। फिर उसने वोनवा को एक बंदे से मिलवाते हुए कहा कि ये दुनच्यू काउंटी का नया गवर्नर है, इनका नाम है सीनियर काउकाओ। काउकाओ ने भी वोनवा को ग्रीट किया। वोनवा उसे यहां देखकर चौंक गया। अब अगर आपको ये नहीं याद कि काउकाओ कौन है, तो इसका नाम कुछ बार पहले भी मेंशन हो चुका है। सबसे पहली बार उस सुपरिंटेंडेंट यून ने इसका नाम लिया था, ये कहते हुए कि वाबोक के साथ ही एक और काउकाओ नाम के बंदे को भी फीलियल पाइटी के थ्रू रिकमेंड किया गया है। फिर जब उन फिजिशियंस ने वोनहुआ को हुआतुओ नाम दिया, तब भी हमें बताया गया था कि असल हिस्ट्री में उस हुआतुओ नाम के लेजेंडरी फिजिशियन को काउकाओ ने जेल में बंद करके मरवा दिया था। साथ ही आपको याद होगा कि इस कंट्री का एम्परर लू होंग रिश्वत लेकर गवर्नमेंट पोजीशंस देने के लिए बदनाम है। तो ऐसे ही इस बंदे काउकाओ का फादर भी 100 मिलियन जियोन की रिश्वत देकर ग्रैंड कमांडेंट बना हुआ है। फिर वोनहुआ ने भी खुद को संभालते हुए काउकाओ को ग्रीट किया। उसने खुद को वोनहुआ नाम से इंट्रोड्यूस किया। तभी हुआबोक ने उसे बैठने के लिए बोला। वोनहुआ भी उसकी बात मानते हुए बैठ गया। वो परेशान होकर सोच रहा था कि मैं ऑलरेडी हुआतुओ नाम मिलने से परेशान था, लेकिन अब ये काउकाओ भी मिल गया। ये गवर्निंग करने में स्किल्ड मास्टर है और इस कैओटिक टाइम का हीरो भी होने वाला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी उसी काउकाओ से मिल रहा हूं। तभी काउकाओ हंसते हुए उन दोनों को टॉल एंड हैंडसम बोलकर तारीफ करने लगा। वाबोक भी मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रहा था। वहीं वोनहुआ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहां चल क्या रहा है। ये दोनों इतने पक्के दोस्त कब से बन गए। तभी काउकाओ ने अपना ग्लास उठाकर चीयर्स करने को बोलते हुए कहा कि मुझे अपने होम टाउन से आए जूनियर्स को यहाँ लोयांग में देखकर काफी खुशी हो रही है। वोनहुआ भी उसकी इतनी ज्यादा सोशिएबिलिटी देखकर इम्प्रेस्ड था। कुछ देर बाद वोनहुआ के कारनामे सुनकर काउकाओ भौचक्का रह गया। वो हैरान होते हुए वोनहुआ से पूछने लगा कि इसका मतलब तुम ही वो बंदे हो जिसने इंचो का टेटनस ठीक किया था। वोनहुआ ने उसे हाँ में जवाब दिया। वाबोक भी मुस्कुराते हुए बताने लगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसने तो स्किन डिजीज, एंटेरिक डिजीज और यहां तक कि कटे हुए पेट का भी इलाज किया हुआ है। ऊपर से हमारी माँ भी सिर्फ वोनहुआ की वजह से ही जिंदा है। काउकाओ ये सुन सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ सोचा कि तो फिर यही है जिसने इंचो का इलाज किया था। इतना सोच वो तुरंत ही वोनहुआ को थैंक यू बोलने लगा। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से ही इंचो जिंदा है, इसलिए मैं तुम्हारा काफी शुक्रगुजार हूं। वोनहुआ ने भी बताया कि वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था। काउकाओ उसका हम्बल बिहेवियर देख उन दोनों भाइयों की तारीफ करने लगा। फिर उसने टेबल पे बैठते हुए कहा कि आज तो वाकई में काफी खुशी भरा दिन है। मैं अपने होम टाउन से आए जूनियर्स और इंचो के सेवियर से मिल पाया, और सबसे जरूरी चीज कि मुझे 2 काफी रिलायबल छोटे भाई मिल गए। वाबोक और वोनहुआ भी खुश होते हुए उसे चीयर्स करने लगे। वाबोक और काउकाओ हंसते हुए अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। वहीं बेचारे वोनहुआ का इन सब से दिमाग क्रेजी हुए जा रहा था। थोड़ी देर बाद काउकाओ ने वहां से निकलने की बात करते हुए उन दोनों को बताया कि मैंने बिल भर दिया है, इसलिए तुम लोग आराम से एंजॉय करना। वाबोक और वोनहुआ ने भी उसे गुड नाइट कहते हुए ग्रीट किया। उसके जाने के बाद वोनहुआ वाबोक को ड्रिंक सर्व करते हुए पूछने लगा कि क्या आपको सीनियर काउकाओ इतने ज्यादा पसंद है। वाबोक ने चेहरे पे स्माइल के साथ बताया कि आखिर इस अनजान जगह पे अपने होम टाउन से आए बंदे को मिलकर मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, और ऊपर से वो एक राइटियस बंदा है, इसलिए मुझे वो पसंद है। अभी पिछले ही साल सीनियर काउकाओ ने उन लोगों को पनिश किया था जो 5 कलर्ड वुडन क्लब्स का इस्तेमाल करके नॉर्दर्न गेट की एंट्री रेगुलेशंस को तोड़ रहे थे, और वो पनिशमेंट पाने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि 10 अटेंडेंट्स में से एक जियान शुओ का अंकल था। काउकाओ के पास वाकई में अनलिमिटेड अथॉरिटी है। वोनहुआ उसकी बात से कंफ्यूज होते हुए सोच रहा था कि हिस्ट्री के हिसाब से ये इंसिडेंट तो जब काउकाओ 20 साल का था तब हुआ था, लेकिन पिछले साल तो वो 25 साल का था। वाबोक आगे बोलने लगा कि आखिर ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस करप्ट महल में हिज मैजेस्टी द एम्परर के लिए ऐसा करेज दिखाएंगे। इसीलिए फेई विलेज के मार्किस एल्डर काउतेंग ने उसे दुनच्यू काउंटी का गवर्नर बनने के लिए भेजा है। वोनहुआ उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो याद करते हुए सोचने लगा कि क्या ये वही लेजेंडरी यूनक काउतेंग की बात हो रही है। क्या वो बंदा अभी भी जिंदा है? मैं, काउकाओ और अब काउतेंग भी, हम सबकी जिंदगी हिस्ट्री और रोमांस ऑफ द 3 किंगडम्स में जैसा लिखा गया है उससे काफी अलग तरह से अनफोल्ड हो रही है। आखिर यहां चल क्या रहा है? इसके बाद हमें 10 दिन बाद का ह्वांग फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वोनहुआ ओबो और बियॉन से पूछ रहा था कि क्या तुम लोगों ने सब सामान पैक कर लिया। ओबो और बियॉन ने उसे हाँ में जवाब दिया। वोनहुआ पास ही के घोड़े पर सामान लाद रहे बंदों को देख मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि हमने कमांडेंट ह्वांग की दी हुई काफी सारी गिफ्ट्स भी ली है। वो याद करने लगा कि कैसे ह्वांग गुस्सा होकर उसे चुपचाप ये सब ले जाने को बोल रहा था।
ख्वांग वोनवा से पूछ रहा था कि क्या तुम लोगों का इलाज करने के लिए पैसे जमीन खोद कर लाओगे? अगर तुम्हें ग्रेट काम करने हैं तो इसके लिए तुम्हें अपनी पावर एस्टैब्लिश करने के बारे में सोचना होगा। और पावर एस्टैब्लिश करने के लिए आखिर पैसों से ज्यादा बेटर चीज और क्या हो सकती है? वोनवा ने भी सोचा कि वैसे उसकी बात तो सही है। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज लगाई। ये सियोन होती है जो कि बोल रही थी कि मैं भी तैयार हूं। वोनवा उसे देख मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि नाइस, अब मेरे पास एक और डिसाइपल भी है। थोड़ी देर बाद वोनवा ने घोड़े पर बैठकर सबसे पूछा कि क्या तुम लोग चलने के लिए तैयार हो? उसके तीनों ही डिसाइपल्स ने खुश होते हुए हाँ में जवाब दिया। थोड़ी ही देर में वो लोग जंगल के इलाके में पहुंच गए। वोनवा घोड़ा लेकर जाते हुए कुछ सोच रहा था। वो किसी बात से थोड़ा इरिटेटेड लग रहा था। उसने अपने पीछे आ रहे उस डिवाइन फिजिशियन को देखकर सोचा कि अब ये हमारे पीछे क्यों आ रहा है। उसने ऑकवर्ड होकर उस फिजिशियन से पूछा कि वैसे आपने तो कहा था कि आप योंगजो सिटी जाने वाले थे। वो फिजिशियन हंसते हुए बोलने लगा कि मैंने सुना है पेई नेशन के साउथ में एक छोटा तालाब अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। मैं एक बार वहां जाना चाहता हूं। मैं पेई नेशन देखना चाहता था। सियोन भी उसकी बात से एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। वहीं वोनवा अनॉयड होकर मन ही मन सोच रहा था कि यह बंदा वाकई में अपनी बेटी के लिए पागल है। तभी ओबो खुश होकर बोलने लगा कि अभी लौटते वक्त हमारे पास यहां आते टाइम जितने थे उससे ज्यादा लोग हो गए हैं। बियॉन भी खुश था कि अब उसकी एक जूनियर सिस्टर है और वो सबसे यंग नहीं रहा। तभी वोनहुआ ने इवल स्माइल देते हुए कहा कि चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम सबको इक्वली ट्रीट करने वाला हूं। लॉर्ड यू भी बोलने लगा कि एक्सटर्नल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए फिजिशियन। मैं इन्हें ऐसे ट्रेन करूंगा कि जैसे मैं कांटों पे रेंग रहा हूं। ओबो और बियॉन परेशान होते हुए उसे थोड़ी मर्सी दिखाने के लिए बोलने लगे, लेकिन वो सब लोग अपने पीछे झाड़ियों में छिपे एक बंदे से अनजान थे। वो बंदा एक पेड़ के पीछे छिपा उन्हें ही देख रहा होता है। उसने एक कैरियर पिजन के पैर से एक चिट्ठी बांधी और तुरंत ही उसे उड़ा दिया। वो पिजन वोनहुआ के ऊपर से उड़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइपिंग कल्ट की यूजाओ ब्रांच दिखाई जाती है। एक बंदा उस पिजन की लाई हुई चिट्ठी पढ़कर गुस्से से भरते हुए बोलने लगा कि आखिरकार अब जाकर मैं अपने कल्ट मेंबर्स का बदला ले पाऊंगा। इस बंदे का नाम है म्यूंग ईल और ये टाइपिंग कल्ट की यूजाओ ब्रांच का मेन हेड है। तभी उसके सामने खड़ा बंदा बोलने लगा कि लेकिन अभी तो उस फिजिशियन को अटेंडिंग इंपीरियल सेंसोरेट बने ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। आगे से म्यूंग ईल ने कहा कि वो सेंसोरेट है तो क्या हो गया? क्या वो तलवार लगने पर नहीं मरेगा? वो अपना अटेंडिंग इंपीरियल सेंसोरेट का प्लाक इस्तेमाल करके गवर्नमेंट आर्मी खड़ी करे उससे पहले ही हमें उसे मार देना चाहिए। वो तलवारबाजी में भी काफी अच्छा है। अगर उसने आर्मी खड़ी कर दी तो ये हमारे लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। उस कमीने इंचो की वजह से चियाओ काउंटी हमारे हाथ से निकल गई और इससे यूजाओ ब्रांच की ताकत भी काफी हद तक डिक्रीज हो चुकी है। लेकिन इन सब की शुरुआत उस कमीने फिजिशियन वनहुआ ने ही की थी। इसलिए हमें टाइपिंग कल्ट के ग्रेट कॉज के लिए उस कमीने को मारना ही होगा। तभी सामने से वो बंदा पूछने लगा कि लेकिन हमें सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम फेल हो गए और उन्होंने हमारे सबऑर्डिनेट्स को ट्रैक करके हमारा पता लगा लिया तो क्या होगा? म्यूंगिल ने जवाब दिया कि लो रैंकिंग सबऑर्डिनेट्स एक पूंछ की तरह होते हैं जिन्हें काटकर बॉडी से अलग किया जा सकता है। अगर वो पकड़े भी जाए तो भी अगर हम पूंछ ही काट दें तो वो उसका सिर नहीं ढूंढ पाएंगे। चियाओ काउंटी योजो के अंदर ही है। इसलिए जाओ और आसपास की सारी 30 ब्रांचीज से ऐसे कल्ट लीडर्स को रिक्रूट करो जो कि मेरे बदले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। सामने से उस बंदे ने पूछा कि क्या आप चिंगजो, योजो और जीजू की बात कर रहे हैं? म्यूनगेल ने बताया कि चियाओ काउंटी से जितना दूर हो सके उतना बेहतर होगा। जो लोग यूजो से ना हो उन्हें हमें एलिमिनेट करना ही होगा। इस तरह से अगर हम पकड़े जाएं तो भी वो कमीना फिजिशियन कुछ नहीं कर पाएगा। शेर भी अपने पहाड़ों से बाहर निकलने के बाद खुद की सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। फिर हमें अंधेरी रात में उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है। घने पेड़ों के बीच वोनहुआ एक आग जलाकर बैठा हुआ था। वो आग को देखते हुए खुद को रेडी करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथों में इनर एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे दूर की आवाज सुनाई दी। वो मन ही मन सोचने लगा कि मेरे सेंसेस काफी ज्यादा शार्प हो चुके हैं। मैं पानी बहने की, कीड़ों की और यहां तक कि लोगों की सांस लेने की आवाज भी सुन पा रहा हूं। ये काफी नॉइजी है लेकिन साथ ही शांत भी है। अब तक मैं सिर्फ अपनी इनर एनर्जी पे ही फोकस कर रहा था, इसलिए मैंने इसे नोटिस नहीं किया। ना सिर्फ मेरी हीयरिंग बल्कि मेरा स्मेल और टच करने का सेंस भी बढ़ चुका है और मैं सब कुछ ज्यादा क्लियरली फील कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी और दुनिया में एंटर हो चुका हूं। वोनहुआ के कॉन्सेंट्रेट करते ही उसकी इनर एनर्जी काफी ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगी। ये एनर्जी तेजी से बढ़ते हुए पेड़ों के बीच से दूर सो रहे उन लोगों तक पहुंच गई। लॉर्डियो भी कुछ फील करके नींद से जाग गया। वो इतनी सारी इनर एनर्जी को फील करके हैरान हो चुका था। वो उस एनर्जी की डायरेक्शन में भागते हुए सोचने लगा कि क्या फिजिशियन वोनहुआ के साथ कुछ हो तो नहीं गया ना। तभी अपने सामने का नजारा देखकर वो रुक जाता है।
वो वोनहुआ की बॉडी से इमिट हो रही एनर्जी को देख पूरी तरह से दंग रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि ये पक्का छी है, और वो भी काफी ज्यादा मात्रा में। क्या ये वाकई में वॉल को ओवरकम कर रहा है? थोड़ी ही देर में वोनहुआ की एनर्जी शांत होने लगी। तभी वोनहुआ ने अपनी आंखें खोल दी। उसे अपने सामने नए दिन का सूरज उगता हुआ दिखाई दिया। वो सोचने लगा कि टाइम इतना जल्दी कैसे बीत गया। मेरी बॉडी हल्की फील हो रही है। आखिर पिछली रात हुआ क्या था? फिर उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो जरूर बदला है। मुझे रिफ्रेश्ड भी फील हो रहा है। फिर उसने अपने हाथ में एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करते हुए कहा कि ये एनर्जी इंचो के बॉडी कल्टीवेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। ये उससे काफी ज्यादा प्योर है, और इसमें 5 एलिमेंट्स भी मिले हुए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज की ये एनर्जी एक खतरनाक जंगली जानवर की तरह है। अब जबकि मुझे कुछ नया मिला है, तो मुझे इसका कुछ नाम भी रख लेना चाहिए। इसमें 5 एलिमेंट्स मिले हुए हैं, और ये एक खतरनाक जंगली जानवर की तरह है, इसीलिए मैं इसे 5 बीस्टली एनर्जी मेरिडियन नाम से बुलाऊंगा। तभी अचानक इस एनर्जी के बारे में सोचकर उसके दिमाग में कुछ बात आई। वो ईवल स्माइल देकर सोचने लगा कि ये बॉडी कल्टीवेशन से अलग है, इसलिए मैं इसे उन ब्रैट्स को भी सिखा पाऊंगा। मैं तुम लोगों को फिर से खून भरा स्टूल करवाऊंगा। वहीं उसके डिसाइपल्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक उनके रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। फिर सीन वहीं ब्रॉथल पे शिफ्ट होता है। चोसियोल फिजिशियन वोनवा की वापस से चियाओ काउंटी में पहुंचने की खबर सुनकर काफी खुश हो रही थी। वो वोनवा को याद कर मन ही मन बोलने लगी कि वोनवा को यहां आए महीने बीत चुके हैं। मैंने सुना था कि उसने इंपीरियल महल में भी काफी अच्छा काम किया था। तभी एक लेडी ने चिल्लाते हुए उसके कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसने बताया कि हेवोन घायल हो चुकी है और ये एक इमरजेंसी है। चोसियोल उसकी बात सुनकर दंग रह गई। वहीं हमें दूसरी ओर हुआ फैमिली रेजिडेंस का सीन दिखाया जाता है। वनहुआ ने घर पहुंचते ही अपनी मां को आवाज लगाई। मैडम हुआ भी उसे देख भागते हुए उसके पास आने लगी। उन्होंने वनहुआ से पूछा कि क्या तुम्हारा काम अच्छे से हो गया? वनहुआ ने उन्हें हाँ में जवाब दिया। उसकी मां उसका हाथ सहलाते हुए बोलने लगी कि तुमने काफी मेहनत की है। वो दोनों ही काफी खुश दिख रहे थे। पीछे खड़े डिवाइन फिजिशियन ने भी उन्हें देख सोचा कि ये फैमिली वाकई में हार्मोनियस है। तभी मैडम हुआ उन लोगों को देख वोनहुआ से पूछने लगी कि ये तुम्हारे साथ कौन है? वोनहुआ ने उन्हें डिवाइन फिजिशियन और उसकी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाया। मैडम हुआ पूछने लगी कि क्या ये वही सेंट्रल प्लेन्स का मोस्ट फेमस डिवाइन फिजिशियन है? डिवाइन फिजिशियन उन्हें पोलाइटली बताने लगा कि आपके बेटे के कंपैरिजन में मेरा टैलेंट तो कुछ भी नहीं है। मैं तो अब अपना डिवाइन फिजिशियन का टाइटल छोड़ने का भी सोच रहा हूं। मैडम हुआ को उनकी बात समझ में नहीं आई। ये देख डिवाइन फिजिशियन ने बताया कि आपका बेटा वाकई में आउटस्टैंडिंग है। इंपीरियल हेड फिजिशियन की पोजीशन के लिए रिकमेंडेशन मिलना कोई छोटी अकॉम्प्लिशमेंट नहीं है। मैडम हुआ ये बात सुनकर चौंक उठी। तभी डिवाइन फिजिशियन ने बताया कि इसने तो उस पोजीशन को भी ठुकरा दिया। हुआतुओं के लिए तो इंपीरियल महल भी काफी छोटी जगह है। मैडम हुआ हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी। डिवाइन फिजिशियन ने आगे बताया कि हिज मैजेस्टी ने आपके बेटे को अटेंडिंग इंपीरियल सेंसोरेट के तौर पे अपॉइंट किया है। ये सुनकर तो मैडम हुआ का दिमाग ही गुम गया। वहीं वोनहुआ शर्माते हुए सोच रहा था कि ये सच बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये काफी एम्बैरेसिंग है। यहां हमें पता चलता है कि तारीफें वोनहुआ की कमजोरी है। तभी मैडम हुआ खुश होते हुए वोनहुआ का हाथ पकड़कर बोलने लगी कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे भी दिन देखने को मिलेंगे। वोनहुआ भी ये जानकर खुश था कि उसकी मां को ये सब पसंद आया। तभी पीछे से किसी ने चिल्लाकर फिजिशियन वोनहुआ को आवाज लगाई। ये भागकर आ रही चोसियोल होती है, जिसके साथ ही वो गार्ड भी अपनी पीठ पीछे हेवोन को लिए हुए आ रहा था। वोनहुआ की नजर दर्द से कांप रही हेवोन पर गई। वो चौंकते हुए सोचने लगा कि क्या इसे चोट लगी है। उसने आवाज लगाकर ओबो को ब्रेजियर और कपड़े तैयार करने के लिए और बियॉन को डिस्टिल्ड लिकर और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार करने के लिए बोला। वो सब तुरंत ही भागते हुए घर के अंदर जाने लगे। कमरे में पहुंचकर वोनहुआ ने उस गार्ड से हेवोन को बेड पे लिटाने के लिए बोला। फिर उसने पीछे खड़ी चोसियोल से चोट लगने की वजह पूछी। चोसियोल ने बताया कि हेवोन ने तलवार से खेलते हुए खुद की उंगली काट ली। वोनहुआ भी उसकी पट्टी खोलते हुए पूछने लगा कि क्या वाकई में? तभी पट्टी खुलने पर वो और ओबो चौंक गए। वोनहुआ टूटकर लटक रही उंगली देख बोलने लगा कि ये कोई आम सा कट थोड़ी ना है, इसकी तो हड्डी भी कट चुकी है। ये मुश्किल से अपने बेस से जुड़ी है। पीछे खड़ा ओबो भी पूछने लगा कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए? पास ही खड़ी सियोन ने सोचा कि हमें इसका बचा हुआ हिस्सा काटना होगा। तभी वोनहुआ ने अपना मास्क पहनते हुए बताया कि हम इसे फिर से जोड़ेंगे। उसका डिसीजन सुन सियोन हैरान होकर मन ही मन बोलने लगी कि इतना कटने के बाद वापस जोड़ने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ऊपर से अगर ऐसा किया गया तो आसपास का फ्लैश भी सड़ जाएगा और उसे ज्यादा पार्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए फादर ने कहा था कि ऐसी सिचुएशंस में हमें बचा हुआ पार्ट काट देना चाहिए। तो फिर मास्टर इसे वापस से कैसे जोड़ेंगे? वहीं वोनहुआ हेवोन की उंगली देखकर सोच रहा था कि मुझे लूप चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, इसलिए मुझे बेस्ट ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा।
इतना सोच उसने मन ही मन मैग्नीफाई बोला। उसके ऐसा बोलते ही उसकी नजर झूम इन होने लगी। अब उसे एक्सरे विजन के साथ टूटी हुई हड्डी का एग्जैक्ट स्पॉट साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि ग्रैंड कमांडेंट की ट्रीटमेंट करते वक्त से मेरे पास अपना विजन कंट्रोल करने की एबिलिटी आ चुकी है। मैं एक्सरे विजन और मैग्निफिकेशन दोनों चीजें एक साथ यूज कर सकता हूं। जहां तक मुझे पता है, मैं तकरीबन 3 गुना मैग्नीफाई कर सकता हूं। फिर उसने उंगली देख सोचा कि यह क्रश नहीं हुई बल्कि कट हुई है, इसलिए यह मैसी नहीं है। ये एक राहत की बात है। इतना सोच उसने कहा कि अब मैं सर्जरी शुरू करने जा रहा हूं। उसके डिसाइपल्स भी उसे ध्यान से देखने लगे। वोनवा ने स्टिचिंग करना शुरू कर दिया। सियोन ने देखा कि वोनवा ने टेंडन और ब्लड वेसल को ऐसे ही कनेक्ट कर दिया। उसे समझ आ गया कि अगर ब्लड वेसल्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो ब्लड फिर से फ्लो करने लगेगा और फ्लैश सड़ेगा नहीं। अगर सोचा जाए तो ये एक ऑब्वियस ट्रीटमेंट है, लेकिन मेरी एबिलिटी से ये मुमकिन नहीं है, और फादर के लिए तो ये और ज्यादा इम्पॉसिबल है। और ऊपर से 6 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मास्टर ने इस वक्त में एक बार भी गलती नहीं की। वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? मुझे जानना है। मुझे वो सब कुछ जानना है जो मास्टर जानते हैं। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीत जाता है। हेवॉन मुस्कुराते हुए पूछ रही थी कि क्या मैं वाकई में अपना हाथ पहले की तरह यूज कर पाऊंगी? वोनवा ने बताया कि ऑफ कोर्स, अगर हम तुम्हारी स्टिचिंग रिमूव कर दें और तुम रेगुलरली एक्सरसाइज करो तो तुम उसे पहले की तरह ही यूज कर पाओगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत से एक्सरसाइज करनी होगी। समझ में आया? हेवॉन ने भी मुस्कुराते हुए उसे हाँ में जवाब दिया। तभी पीछे खड़ी चोस्योल ने वोनहवा को थैंक यू बोला और बताया कि अगर आप ना होते तो हमें इसकी उंगली काट देनी पड़ती। लेकिन वोनहवा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा कि 10 साल की बच्ची को तलवार इस्तेमाल करने देना बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन शायद उसके पास और कोई चॉइस नहीं होगी। उसने चोस्योल से कहा कि मुझे राहत है कि ये अच्छे से निपट गया, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा होगा अगर तुम उसे तलवार थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद चलाने को दो। चोस्योल ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए थैंक यू बोला और कहा कि मैं इस बात को ध्यान में रखूंगी। इसके बाद वो हेवोन को देख सोचने लगी कि ये हेवोन लकी थी जो फिजिशियन वोनहवा वापस आ चुके थे और उसका इलाज हो पाया। फिर वो वोनहवा को देख शर्माते हुए सोचने लगी कि शायद मैं भी लकी हूं जो मुझे वोनहवा को ऐसे मिलने का मौका मिला। उसने वोनहवा से पूछा कि क्या तुम्हारा सफर अच्छा रहा? वोनहवा भी हंसते हुए उससे बातें करने लगा। वहीं पास ही से गुजर रही सियोन ने उन्हें देख सोचा कि ये लड़की मास्टर से काफी क्लोज लगती है, लेकिन वैसे ये है कौन? तभी उसके पीछे चल रहे बियॉन ने ओबो को सीनियर ब्रदर बुलाते हुए पूछा कि क्या ये वही सिफिलिस वाली औरत है? सियोन उसकी बात सुनकर चौंक गई। तभी ओबो ने बियॉन को डांटते हुए कहा कि तुम्हें किसी भी पेशेंट के बारे में ऐसे केयरलेसली बात नहीं करनी चाहिए। क्या होगा अगर मास्टर ने सुन लिया तो? बियॉन बोलने लगा कि मैं तो बस क्यूरियस था, और वैसे भी वो काफी खूबसूरत है। तभी सियोन उनसे पूछने लगी कि वोनहवा ने उसका इलाज कैसे किया था, क्या सर्जरी से या दवाई से? तभी उन्हें पास ही खड़े वोनहवा की आवाज सुनाई दी। वो गुस्सा होते हुए पूछने लगा कि क्या मैंने तुम्हें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में केयरलेसली बात करने से मना नहीं किया था? वो तीनों ही उसे वहां देखकर डर गए। वोनहवा उन तीनों को डांट लगाने लगा। वो तीनों भी चुपचाप सब कुछ सुने जा रहे थे। उन तीनों ने ही साथ में माफी मांगते हुए कहा कि हम आगे से केयरफुल रहेंगे। वोनहवा भी उनकी बात सुन वहां से जाने लगा। उसके जाने के बाद बियॉन उन दोनों से माफी मांगते हुए बोलने लगा कि मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ओबो ने उसे कहा कि कोई बात नहीं, बस आगे से ऐसा मत करना। सियोन ने भी माफी मांगते हुए कहा कि मैंने थोड़ा जल्दबाजी कर दी। इसके बाद ओबो ने वहां से जाते हुए मुस्कुराकर कहा कि चलो इस काम को फटाफट निपटा देते हैं। मास्टर ने कहा है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। बियॉन की ये सुनकर हालत खराब हो गई और वो बोलने लगा कि लेकिन अभी तो सर्जरी खत्म हुई थी। उनके पीछे खड़ी सियोन ने भी खुश होते हुए सोचा कि अगर मैं मास्टर के साथ रहूं तो मैं वक्त के साथ सब कुछ सीख जाऊंगी। मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं किसी दिन सिफिलिस का इलाज करना भी सीख ही जाऊंगी, लेकिन मेरे मन में फिर भी कुछ बात खटक रही है। इतना सोच उसने अपने पीछे खड़े मुस्कुराकर बात कर रहे वोनहवा और चोसियोल की ओर देखा। वो टाइटली अपनी प्लेट पकड़ते हुए सोचने लगी कि आखिर मुझे ये अनईजीनेस क्यों फील हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइपिंग कल्ट की यूजो ब्रांच दिखाई जाती है। वो बंदा म्यूनगिल के सामने झुककर बोल रहा होता है कि हर ब्रांच से मेंबर्स पहुंच चुके हैं। म्यूनगिल भी ये सुनकर मुस्कुराने लगा। उसने उस बंदे से कहा कि उनको अभी के लिए वेट करने को बोलो और तब तक उनकी तलवारों की धार बढ़ाओ। फिर सीन वापस से हुआ रेजिडेंस पे शिफ्ट होता है। सब लोग बैकयार्ड में बैठे हुए थे। डिवाइन फिजिशियन मैडम हुआ को बता रहा था कि आपने वाकई में अपने बेटे को सही से बड़ा किया है। मैडम हुआ भी ये सुन मुस्कुराते हुए बोलने लगी कि आपकी बच्ची भी तो कितनी वंडरफुल पर्सन है। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वनहुआ चिल्लाते हुए बोल रहा था कि अगर तुम लोग ये काम ऐसे करोगे तो पेशेंट ऑपरेटिंग टेबल पे मर जाएगा। अपने हाथों को रिलैक्स करो। अगर तुम उसे इतना जल्दी खींचोगे तो स्किन ही टूट जाएगी।
दरअसल वोन हुआ अपने तीनों डिसाइपल्स को स्टिचिंग करना सिखा रहा था। मैडम हुआ बोलने लगी कि वोन हुआ सिखाने के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है। सामने से डिवाइन फिजिशियन ने कहा कि उसे उनसे स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए, तब जाकर ही स्किल्स उनके हार्ट में अच्छे से बैठेगी। मैडम हुआ वहां बैठी सियोन को देख रही थी। वो उसे देख सोच रही थी कि मैं इसे जितना देखती हूं मुझे ये उतना ही ज्यादा पसंद आती है। अगर बात पियोन फैमिली की करी जाए तो उनमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उन्होंने चाय पीते हुए डिवाइन फिजिशियन से पूछा कि वैसे जितना मैंने सुना है सियोन का पहले ही रिश्ता तय हो चुका है, राइट? ये सुन डिवाइन फिजिशियन के तो मुंह से ही चाय बाहर निकल गई। वो हैरान होते हुए पूछने लगा कि रिश्ता, ये किसने बोल दिया आपसे? मैडम हुआ ने कहा कि ये बात तो खुद सियोन ने ही बोली थी। डिवाइन फिजिशियन ने अपना सिर पीटते हुए कहा कि वो तो उसने ऐसे ही अपनी आदत के चलते बोल दिया होगा, क्योंकि उससे ये सवाल काफी बार पूछा जाता है। ये सुन मैडम हुआ खुश होते हुए पूछने लगी कि क्या वाकई में? इस बात का सेंस तो बनता है। सियोन जैसी लड़की को तो काफी सारे प्रपोजल्स आते होंगे। डिवाइन फिजिशियन ने भी एम्बैरस होते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि ये किस पर गई है, लेकिन ये काफी जिद्दी है और ये बात मुझे परेशान करती है। मैडम हुआ भी बोलने लगी कि मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वो शादी की बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। डिवाइन फिजिशियन पूछने लगे कि क्या हुआ तू अभी? तभी मैडम हुआ ने सियोन और वनहुआ को देखते हुए कहा कि शायद वो लोग एक अच्छे कपल बन सकते हैं। डिवाइन फिजिशियन भी हंसते हुए उनकी बात से अग्री करने लगा, लेकिन उन दोनों के सारे सपने टूट गए जब उन्होंने वनहुआ को गुस्से से सियोन पे चिल्लाते हुए देखा। वो उसे गुस्से से टांकों के बीच थोड़ी ज्यादा जगह रखने को बोल रहा था। वो उसे चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर तुम इतना टाइटली सिलोगी तो स्किन टूट जाएगी। क्या तुम्हें स्किन कोई कपड़े की तरह लगती है? सियोन भी उसकी डांट खाते हुए अपनी गलती सुधारने लगी। वहीं डिवाइन फिजिशियन और मैडम हुआ भी ये देखकर ऑकवर्ड हो गए। मैडम हुआ बोलने लगी कि शायद मैंने बोलने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। डिवाइन फिजिशियन ने भी उनकी बात से अग्री किया। उन्होंने आगे कहा कि लगता है उन लोगों को सिर्फ मेडिकल आर्ट्स ही दिखाई देता है। तभी वहां पर लॉर्डियो ने आकर वोनवा को बताया कि फिजिशियन बाकी की आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं। वोनवा ने भी खुश होते हुए लॉर्डियो को उसके हार्डवर्क के लिए थैंक यू बोला। फिर उसने पीछे मुड़कर ओबो और बियॉन को आवाज लगाई। उसने उनकी तरफ 2 बॉक्स बढ़ा दिए। वो दोनों पूछने लगे कि ये क्या है। वोनहुआ ने उनसे वो बॉक्स रखने को बोलते हुए कहा कि पहले इसे ले लो, तुम्हें फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ सकती है। मैं तुम्हें इसे यूज करना बाद में सिखाऊंगा। तभी पीछे खड़ी सियोन पूछने लगी कि मास्टर मेरा क्या? वोनहुआ ने वहां से निकलते हुए कहा कि अभी यंगेस्ट के लिए ये काफी जल्दी हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं। सियोन भी हैरान होते हुए इसकी वजह पूछने लगी। वोनहुआ ने मन ही मन सोचा कि ये अच्छा होगा अगर उन्हें कभी इसका यूज ना करना पड़े, लेकिन फिर भी मैं क्या होने वाला है इसका पता नहीं लगा सकता। ओबो और बियॉन इसे हैंडल कर पाएंगे, लेकिन सियोन की ट्रेनिंग में अभी भी कमी है। उसने जाते हुए कहा कि अब से यंगेस्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा। हर रोज 2 घंटे हॉर्स स्टांस और 1 घंटा डक वॉकिंग। वो तीनों ही ये सुनकर भौचक के रह गए। वनहुआ ने ईवल स्माइल देते हुए कहा कि तुम लोगों को स्टैमिना बिल्डअप करने की जरूरत है, ऐसे ही शाम होने लगती है। वोनहुआ उन तीनों को स्ट्रिक्टली ट्रेन करवाते हुए बोल रहा था कि अभी तो सिर्फ 15 मिनट ही हुए हैं। तुम लोग अभी से कैसे कांप सकते हो? अपनी कमर सीधी रखो, और जब ये खत्म हो जाए तो मैं तुम लोगों का लोकल एनेस्थेटिक्स का नॉलेज टेस्ट करूंगा। ये सुन वो तीनों ही खुद को बख्श देने की गुहार लगाने लगे। ऐसे ही रात हो जाती है। तीनों डिसाइपल्स ने जमीन पर बैठते हुए चैन की सांस लेकर कहा कि अब जाकर यह खत्म हुआ। तभी वोनहुआ बोलने लगा कि फाइनली हम इसे सेफली एनेस्थेटाइज कर पाए। हर बार जनरल एनेस्थीसिया के अंडर सर्जरी करना काफी बर्डनसम था, इसलिए यह राहत की बात है। फिर वो उस पिग को देखकर कुछ बोलने लगा। वो उसके सामने जमीन पर बैठ गया और उसे छूते हुए बोलने लगा कि 10 को बचाने के लिए 1 का सैक्रिफाइस देना। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सैक्रिफाइस शाइन करेगा। रेस्ट इन पीस ओ सोल। फिर हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे होते हैं। तभी सियोन वोनहुआ से पूछने लगी कि मास्टर, आपने उस मरे हुए पिग से जो वर्ड्स बोले थे, क्या वो कोई मरे हुए की स्पिरिट को अपीजमेंट देने के लिए था? ओबो ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए बोला कि पहले भी जब हमने चूहों पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे तब भी आपने ऐसा रिचुअल किया था। वोनहुआ ये सुन बताने लगा कि अब जबकि हम जिंदा चीजों से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं तो ये करने में भी कोई बुराई नहीं है। हमारे पास ऐसा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन फिर भी आखिरकार हमें उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा। हम बाकी जानवरों को भी स्लॉटर करने से पहले ऐसा करते हैं। हम उन्हें ब्लेसिंग भी दे रहे हैं ताकि वो लोग अच्छी जिंदगी में रीबॉर्न हो सके। ये एक तरह से हिपोक्रिटिकल लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं पिग के सैक्रिफाइस पे आंसू बहा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि उनके पास जिंदगी का एक और चांस है। लेकिन मैं कोई तुम लोगों से ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि हर किसी के अलग विचार होते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम लोग डल मत बनना और ना ही अपने इमोशन से दब जाना। पास ही बैठी उसकी मां मुस्कुराते हुए सोचने लगी कि आखिर ये इतना बड़ा कब हो गया।
तभी ओबो ने पूछा कि तो क्या फिर हम लोग हेवोन के ठीक होते ही यिंगचुआन जाने वाले हैं? वोनहुआ ने भी सोचते हुए हाँ में जवाब दिया और कहा कि वैसे भी हम लोग कब से रिलैक्स ही कर रहे हैं। तभी उसकी माँ ने पूछा कि क्या तुम्हारा यिंगचुआन जाना जरूरी है? वोनहुआ ने उन्हें हाँ में जवाब देते हुए बताया कि मुझे चांसलर ने बुलाया है और मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना है कि मैंने ग्रैंड कमांडेंट हुआन का इलाज कैसे किया और हर हाइनेस भी बच्चे को जन्म देने वाली है। मैडम हुआ ने भी खुश होते हुए पूछा कि क्या वाकई में? फिर वो परेशान होते हुए पूछने लगी कि अब मैं क्या करूं? मुझे कम से कम एक गिफ्ट तो प्रिपेयर करनी ही चाहिए। वॉनहुआ ने उन्हें शांत होने को कहते हुए बताया कि अभी तो इसमें थोड़े और महीने बचे हैं। उसकी माँ ने यह सुन चैन की सांस ली। फिर वो दुखी होकर सोचने लगी कि वॉनहुआ फिर से घर से चला जाएगा। ये सोच उन्होंने वॉनहुआ को आवाज लगाई। वॉनहुआ भी उनकी बात सुनने लगा। उन्होंने पूछा कि क्या हमें थोड़े वक्त के लिए बोटिंग करने जाना चाहिए, क्योंकि अब तुम भी बिजी हो जाओगे और घर पे ज्यादा नहीं आओगे। तो चलो एक बार बोटिंग पे चलते हैं। वोनहुआ ने स्माइल देते हुए सोचा कि इन दिनों शायद मैंने कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। ये सोच उसने तुरंत ही अपनी माँ की बात से अग्री कर लिया। फिर उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए बताया कि मैंने सुना है वेशान लेक काफी अच्छा है। डिवाइन सर्जन भी बोलने लगा कि मैंने सुना है पेई नेशन में काफी सारी अच्छी जगह हैं। ओबो और बियॉन भी पूछने लगे कि हम कब जा रहे हैं। वोनहुआ ने बताया कि जैसे ही हेवोन की हालत ठीक हो जाए हम तुरंत ही चलेंगे। उसकी माँ ने खुश होते हुए कहा कि मैं सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर कर लूंगी। वहीं घर के बाहर खड़ा एक अनजान शख्स उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसने उन लोगों की बातें सुनते हुए वेईशान लेक नाम दोहराया। वो ईविल स्माइल के साथ सोचने लगा कि वो जगह वोनहुआ को मारने के लिए परफेक्ट रहेगी। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है। हमें पहाड़ों से गिरा एक सुंदर सा तालाब दिखाया जाता है जिसका नाम था वेईशान लेक। मैडम हुआ उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस्ड होते हुए बोलने लगी कि ये लेक तो वाकई में प्रिटी है। डिवाइन फिजिशियन ने भी कहा कि नॉर्थ के चारों लेक्स में से वेईशान लेक के बेस्ट होने वाली कहावत वाकई में सच है। सियोन इतनी अच्छी सीनरी और इतने सारे कमल के फूल देखकर खुश थी। ओबो और बियॉन ने भी इतना सारा पानी पहली बार देखा था। तभी मैडम हुआ ने वोनहुआ के पास जाते हुए कहा कि मुझे अपने बेटे के साथ यहाँ आना काफी अच्छा लग रहा है। वोनहुआ भी उन्हें देख सोचने लगा कि अगर मुझे पता होता कि माँ इसे इतना एंजॉय करेंगी तो मैं इन्हें पहले ही यहाँ ले आता। मैं उनका ख्याल नहीं रख पाया और अपने बिजी स्केड्यूल को बहाने की तरह यूज किया। फिर उसने पास ही खड़ी बोट की ओर जाते हुए पूछा कि क्या सब चलने के लिए तैयार है? सब हाँ में जवाब देते हुए उसके पीछे जाने लगे। वो सब बोट में सवार होकर लेक के सफर पे निकल गए। तीनों ही डिसाइपल्स हैरान होकर तालाब की गहराई देख रहे थे। लॉर्ड्यू भी सतर्क होकर खड़ा था। वहीं मैडम हुआ बोल रही थी कि काम करना अच्छा होता होगा, लेकिन इस तरह का रिलैक्स और एंजॉयबल दिन पाना भी काफी अच्छा होता है ना? वोनहुआ ने भी उनकी बात से अग्री किया। उसने मुस्कुराते हुए सोचा कि मेरे पास अभी भी हर हाइनेस के बच्चे को जन्म देने तक का टाइम है। मैं तब तक इस टाइम को अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकता हूँ। तभी अचानक किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने दूर से आ रही दो बोट्स को देखा। तभी उसके पीछे खड़े लॉर्ड यू ने बताया कि उन दो बोट्स पे तकरीबन 10 बंदे हैं। वहां पर ड्रिंकिंग टेबल भी सेटअप किया हुआ है, लेकिन ड्रिंक्स तो उनके होंठों से बिल्कुल भी टच नहीं हो रही। और सबसे जरूरी बात, वो लोग कुछ अजीब सी चीजें पकड़े हुए हैं। तभी वोनहुआ ने बोट चलाने वाले बंदे से लेक की ऑपोजिट साइड पे चलने को कहा। वो बंदा बोलने लगा कि लेकिन वहां तो कुछ खास देखने लायक नहीं है। वोनहुआ ने कहा कि ये बेटर होगा। फिर उसने अपनी माँ के पास जाते हुए कहा कि आज वेदर और सीनरी काफी प्लेजेंट है, लेकिन सबसे जरूरी, आपको अच्छी हालत में देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। मैडम हुआ ने भी उसकी बात से अग्री किया। तभी वोनहुआ ने अपनी पॉकेट से एक एक्यूपंक्चर नीडल निकालते हुए कहा कि लेकिन जस्ट इन केस, क्या मैं आपको कंफर्ट देने के लिए सर्टेन स्पॉट पे ये नीडल्स यूज कर सकता हूं? उसकी माँ ने तुरंत ही हाँ में जवाब देते हुए कहा कि भला मैं इतने ग्रेट फिजिशियन की मदद क्यों ठुकराऊंगी। ये सुन वोनहुआ ने उन्हें एक्यूपंक्चर नीडल लगाते हुए बताया कि आपको जल्द ही कंफर्टेबल फील होगा। वहीं पास खड़ा डिवाइन फिजिशियन भी वो एक्यूपंक्चर पॉइंट देखकर चौंक गया। मैडम हुआ बोल रही थी कि मेरा बेटा वाकई में गॉड गिवन फिजिशियन है। सिर्फ कुछ ही नीडल्स से मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही काफी कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा दिन लंबा चले। इतना बोलते बोलते ही वो नींद में जाने लगी। वोनहुआ ने भी उनकी बात से अग्री करते हुए उन्हें संभाल कर बैठा दिया। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइन फिजिशियन से अपनी माँ का ख्याल रखने को बोला। डिवाइन फिजिशियन भी उसकी बात मान गया। इसके बाद वोनहुआ ने तुरंत ही अपने डिसाइपल्स से कहा कि एनिमीज आ चुके हैं, हमने जैसा सिखा था वैसा करो। ओबो और बियॉन भी ये सुन अपनी तैयारी में लग गए। तभी डिवाइन फिजिशियन ने सियोन से खुद की मदद करने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं मैडम हुआ को ऐसे ही नहीं छू सकता। पहले तो सियोन झिझक रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद मैं किसी तरह से मदद नहीं कर सकती। अगर मैंने मदद करने की कोशिश की तो शायद मैं अड़चन ही बन जाऊंगी। थोड़ी ही देर में वो बोट्स उनके नजदीक पहुंचने लगी। उस पे खड़े एक बंदे ने बताया कि वो लोग धीरे पड़ रहे हैं। पीछे खड़े बंदे ने कहा कि लगता है उन लोगों ने हमें नोटिस कर लिया है।
लेकिन फिर भी अब उनके लिए भागने में काफी देरी हो चुकी है। इतना बोल उसने अपनी तलवार निकालते हुए सबको रेडी होने के लिए कहा, लेकिन तभी उसकी बॉडी पे बहुत सारी नीडल्स आ लगी। वो ये देख चौंक गया। वो नीडल पकड़ते हुए सोचने लगा कि क्या ये कोई खिलौना है। तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उसने चिल्लाते हुए सबको नीचे झुकने को बोलकर कहा कि ये जहरीला है। ओबो और बियॉन अभी भी नीडल्स चलाए जा रहे थे। वो दोनों ही कॉन्सेंट्रेट करके काफी एक्यूरेटली नीडल्स को लॉन्च कर रहे थे। इससे एनिमी के कुछ बंदे नीडल्स लगने से पानी में गिरने लगे। फिर वोंडवा ने लॉर्ड यू से कहा कि मिस्टर, अब आपकी बारी है। लॉर्ड यू भी इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद वो दोनों तलवार लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने तुरंत ही उस बोट पर जाकर उन बंदों पे अटैक कर दिया। लॉर्ड यू फुर्ती से एक के बाद एक बंदे को मारे जा रहा था। वो बंदे भी उन्हें कमीना कहते हुए हैरान हो गए। तभी उनके सामने वोंडवा आ खड़ा हुआ। उसने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ मन ही मन कहा कि इनकी मेरी माँ और मेरे लोगों पर अपनी नजर डालने की हिम्मत भी कैसे हुई। इतना सोच वो तुरंत ही उनकी तरफ झपट पड़ा। उसने एक के बाद एक उन बंदों को काटना शुरू कर दिया। उसने मन ही मन कहा कि तुम लोगों को ऐसा करने की कीमत चुकानी ही होगी। ऐसे ही रात हो जाती है। हमें टाइपिंग कल्ट की यूजाओ ब्रांच का सीन दिखाया जाता है। म्यूंग ने गुस्से से टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए पूछा कि मार डाला से तुम्हारा क्या मतलब? हमने पूरे 30 बंदे भेजे थे। उसके सामने झुककर बैठा बंदा उससे माफी मांगने लगा। म्यूंग ने परेशान होते हुए कहा कि अब हमारे लीडर के साथ की मीटिंग में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा। उसने घबराते हुए सोचा कि अगर मैं फिर से फेल हो गया तो मुझे कम से कम अपना सिर ऑफर करना होगा। लेकिन अगर मैं अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स लेकर जाऊं तो भी हाई चांसेस है कि हम फिजिशियन वोंहवा को नहीं मार पाएंगे। शायद अब मुझे तलवार के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करना होगा। इतना सोच म्यूंग ने उस बंदे से कल्ट के 5 फॉलोअर्स को इकट्ठा करने को बोला और बताया कि अब इसे मैं खुद हैंडल करूंगा। म्यूंग की बात सुन उस बंदे ने परेशान होते हुए कहा कि लेकिन सर, ये काफी खतरनाक है। सामने से म्यूंग बोलने लगा कि उस फिजिशियन को मारने के लिए हमें कम से कम 100 फॉलोअर्स का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो सिचुएशन हाथ से निकल सकती है। वो कमीना वाकई में मेडिसिन के मामले में काफी टैलेंटेड है। अगर हम उसे खुद के कंट्रोल में ले लें तो ये हमारे सेक्ट के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वो पूरे दिल से एक फिजिशियन है और हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। मैंने सुना है कि वो कभी पेशेंट को मना नहीं करता। हम चियाओ काउंटी जाएंगे। इसके बाद सीन हुआ फैमिली रेजिडेंस पे शिफ्ट होता है। सियोन एक जगह पे बैठी गहरी सांस छोड़ने लगी। वो कुछ परेशान लग रही थी। फिर वो थकान के मारे फ्रस्ट्रेट होकर बोलने लगी कि मास्टर एक इंसान बिल्कुल भी नहीं है। हम पर हमला होने के बाद से वो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वो हमें हमारी लिमिट्स तक पुश कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ कि स्ट्रिक्ट टीचर्स ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये काफी मुश्किल है। तभी किसी ने पूछा कि क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? सियोन अपने फादर को वहां पे देखकर सरप्राइज्ड हो गई। फिर उसने उन्हें बताया कि ये मुश्किल तो है, लेकिन उससे ज्यादा मेरा प्राइड बहुत ही हर्ट होता है। आपने मुझे पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ सिखाया है, लेकिन मास्टर बहुत ही हार्श और स्ट्रिक्ट है। तभी डिवाइन फिजिशियन ने बताया कि वोंहवा ऐसा तुम्हें एक फेल्ड फिजिशियन बनने की आदत डलवाने के लिए कर रहा है। ये सुन सियोन पूछने लगी कि फादर, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फेल्ड फिजिशियन से आपका क्या मतलब है? डिवाइन फिजिशियन ने कहा कि मैं इस बात से काफी रिलीव्ड हूं। हुआ तो तुम्हें एक ऐसा फिजिशियन नहीं बना रहा जो गलतियां करे, लेकिन ऐसा फिजिशियन बना रहा है जो फेल हो। गलतियां किसी से भी हो सकती है, लेकिन अगर एक फिजिशियन गलती करे तो इससे पेशेंट काफी खतरे में पड़ सकता है। और कभी कभार फिजिशियन कोई गलती ना करे तो भी हर किसी को बचाया नहीं जा सकता। तुमने ऐसे केसेस देखे ही होंगे जहां हुआ तो वो भी पेशेंट्स की मदद नहीं कर पाया था। इसलिए वो तुम्हें एक ऐसा फिजिशियन बनाने की कोशिश कर रहा है जो पेशेंट को ना बचा पाने जैसी सिचुएशंस में भी खुद को संभाल पाए। इसीलिए वो तुम्हें इतना डराकर और स्ट्रिक्टली पढ़ा रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ा सकता। लेकिन तुम्हें वाकई में एक अच्छा टीचर मिला है। वहीं कोई दीवार के पीछे छिपा उनकी ही बातें सुन रहा था। वोंहवा ने मन ही मन सोचा कि इतना काफी रहेगा। फिर वो वापस से घर के अंदर जाने लगा। उसने सियोन के बारे में मुस्कुराते हुए सोचा कि अब मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर उसने ओबो और बियॉन को बुलाते हुए आज की मेहनत के लिए तारीफ की और नाश्ता करने के लिए बुलाने लगा। ओबो और बियॉन ने भी नाश्ते की बात सुनकर खुश होते हुए उसे थैंक यू कहा। ऐसे ही अगला दिन निकल आता है। म्यूंग विलेज के क्लिनिक को देखते हुए पूछ रहा था कि क्या यही उस फिजिशियन का क्लिनिक है? उसके पीछे खड़े बंदे ने उसे हाँ में जवाब दिया। म्यूंग आगे बोलने लगा कि मैंने सुना था उस फैमिली के तीनों ही बेटे काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये क्लिनिक तो मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही शैबी है। पीछे से उस बंदे ने बताया कि अब तक उस फैमिली को गिर चुका माना जाता था। ये तो कुछ ही वक्त से उनके हालात थोड़े अच्छे हुए हैं। ये सुन म्यूंग ने ईवल स्माइल के साथ कहा कि लगता है उन लोगों को अपने पूर्वजों के अच्छे कामों का फल मिल रहा है, लेकिन वो भी जल्द ही खत्म होने वाला है। इतना बोल उसने अपने पीछे खड़े बंदे से प्लान को स्टार्ट करने के लिए बोला। वो बंदा भी तलवार निकालते हुए रेडी हो गया।
म्यूंग ने उससे आगे कहा कि वोनवा काफी सतर्क रहने वाला बंदा है, इसलिए तुम्हें यह काम बोल्डली करना होगा। इसमें डील करना काफी खतरनाक होगा। पीछे खड़े बंदे ने कहा कि मैं ये बात ध्यान में रखूंगा। उसने झिझकते हुए सोचा कि मुझे बिना गहरा वार किए एक घाव बनाना है, इसके स्पाइन के साथ के मसल्स को स्लाइस करना है। इतना सोच उसने निशाना लगाते हुए म्यून की पीठ पर वार कर दिया। म्यून भी तलवार लगते ही दर्द से चीख उठा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। वो तलवार पकड़ा हुआ बंदा सोचने लगा कि यह आवाज कैसी थी। तभी म्यूंग ने गुस्से से उसे कमीना कहा। वो बंदा घबराते हुए सोचने लगा कि क्या ये आवाज हड्डियां कटने की थी। म्यूंग ने गुस्से भरी आंखों से पूछा कि क्या तुम मुझे मारना चाहते थे। वो बंदा भी मन ही मन बोलने लगा कि अब तो मैं गया। तभी पीछे खड़े बाकी के बंदे भी जमीन पे गिर रहे म्यूंग की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद वो बंदा भागते हुए क्लिनिक की ओर जाने लगा। उसने अपनी पीठ पे लेटे म्यूंग से थोड़ी देर और होल्ड करने के लिए बोला। वो परेशान होते हुए मन ही मन बोलने लगा कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसका फ्लैश एकदम टोफू की तरह सॉफ्ट होगा। मुझे तो लगा था कि मैं मसल्स भी नहीं काट पाऊंगा, लेकिन मैंने तो उसकी हड्डियां भी काट दी। अब मेरे पास अपने मास्टर की जिंदगी उस कमीने वोनवा के हाथों में छोड़ने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। वहीं क्लिनिक के बाहर बैठा फिजिशियन बोंग बियॉन के इतना सब कुछ सीख लेने पे सरप्राइज्ड हो रहा था। बियॉन बता रहा था कि अभी तो मुझे काफी कुछ और सीखना है, लेकिन मैं मेहनत से प्रैक्टिस कर रहा हूं। तभी पीछे से वो बंदा चिल्लाते हुए पूछने लगा कि क्या कोई फिजिशियन है यहां, किसी को चोट लगी है। बोंग और बियॉन ये सुन चौंक गए। उन्होंने भागकर उस बंदे के पास जाते हुए पूछा कि उसे कहाँ चोट लगी है। उस बंदे ने बताया कि इसकी पीठ पे एक तलवार का गहरा कट लगा है। बोंग ने उसे अपने पीछे आने को कहा। उसकी बात मानते हुए उस बंदे ने म्यून को ले जाकर वहां पे लिटा दिया। बोंग ने परेशान होते हुए सोचा कि इसकी हड्डियां भी घायल हो चुकी है, इसलिए यह आसान नहीं होगा। इतना सोच उसने बियॉन से हुआतुओं को ले आने के लिए कहा। बियॉन भी उसकी बात मान वोनहुआ के पास जाने लगा। वहीं म्यून लेटा हुआ गुस्से से मन ही मन बोल रहा था कि झुंग ग्योन कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भले ही मैंने तुझे बोर्ड होने के लिए बोला था, लेकिन तुम्हारी मुझे इतना घायल करने की हिम्मत कैसे हुई। मैं पहले उस कमीने फिजिशियन को ठिकाने लगा दूं, उसके बाद तुम्हारी बारी है। तभी क्लिनिक के अंदर से वोनहुआ बाहर निकल आया। वो जाकर म्यून के पीछे खड़ा हो गया। उसे देख म्यून सोचने लगा कि तो फिर यही है वो सो कॉल्ड गॉडली फिजिशियन। तभी वोनहुआ ने अपने डिसाइपल से म्यून को अंदर ले जाने के लिए कहा ताकि वो लोग उस पर ऑपरेट कर पाए। उसके डिसाइपल्स भी उसकी बात मानते हुए म्यून को अंदर ले गए। फिर ओबो और बियॉन सर्जरी का सामान रेडी करने लगे। वहीं सियोन म्यून की पीठ से खून साफ करने लगी। तभी वोनहुआ ने घाव को देखते हुए कहा कि तलवार एक क्रिटिकल स्पॉट पे लगते लगते बची है, चलो जल्दी से सर्जरी की तैयारी करो। पीछे खड़ा बोंग सोचने लगा कि क्या क्रिटिकल स्पॉट से वोनहुआ का मतलब हार्ट है। तभी ओबो ने बताया कि बेसिक डिसइंफेक्शन हो चुका है। वोनहुआ ने कहा अब जबकि एनेस्थीसिया भी हो चुका है तो सर्जरी शुरू करते हैं। फिर उसने सर्जरी करते हुए अपने डिसाइपल्स को समझाया कि इसे ध्यान से देखो। पीठ पे इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स पेट के मुकाबले कम होती है, लेकिन यहां से मेजर आर्टरीज पास होती है। पीछे खड़ा बोंग भी उसे देख सोच रहा था कि वोनहुआ वाकई में अमेजिंग है। फिजिशियन वोनहुआ ऑलरेडी ग्रैंड कमांडेंट के द्वारा एक्नॉलेज किया गया इस जनरेशन का डिवाइन फिजिशियन है, और वो बच्चे उसके इस मिरेकल भरे मेडिकल आर्ट्स को कैरी करके एक नए ईरा की शुरुआत करेंगे। मैं तो ऑलरेडी काफी बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन बियॉन ने फिजिशियन वोनहुआ की सर्जरीज में असिस्ट करना शुरू कर दिया है। बियॉन, तुम्हें खुद को पूरी तरह से डिवोट करना ही होगा। थोड़ी देर बाद वोनहुआ ने अपनी सर्जिकल सिजर साइड में रख दी। उसने अपने सारे डिसाइपल्स के काम की तारीफ की। ओबो और बियॉन भी उसे थैंक यू बोलने लगे। इसके बाद वोनहुआ ने अपना मास्क नीचे कर चैन की सांस लेते हुए कहा कि इसमें मैंने सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग गया। उसने सोचा कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेशेंट काफी मोटा है। फिर उसने अंगड़ाई लेकर वहां से जाते हुए अपने डिसाइपल्स से कहा कि तुम लोगों में से किसी एक को जब तक पेशेंट उठे तब तक नजर रखनी होगी। डिसाइपल्स ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वोनहुआ क्लिनिक से बाहर निकल आया। उसे देख ग्योन तुरंत ही म्यून की हालत के बारे में पूछने लगा। वोनहुआ ने बताया कि सर्जरी अच्छे से हो गई है। ग्योन ने यह सुनकर चैन की सांस ली। तभी वोनहुआ ने पूछा कि वैसे इसे चोट कैसे लगी थी। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसे तलवार से काटा गया हो। ग्योन ने झिझकते हुए बताया कि उस पर एम्बुश हुआ था। वोनहुआ एम्बुश की बात सुनकर दंग रह गया। ग्योन भी झिझकते हुए बहाना बनाकर उसे लंबी लंबी कहानी बताने लगा। वोनहुआ सोचने लगा कि यह मुझे इतना डिटेल में क्यों बता रहा है। ग्योन अभी भी वोनहुआ से बोल रहा था कि अगर आप ना होते तो हम काफी मुश्किल में पड़ जाते। मैं आपका ये कर्ज कैसे चुका सकता हूं। तभी अचानक पीछे से लॉर्ड यू ने कहा कि फिजिशियन से बात करते वक्त प्लीज 3 कदम पीछे खड़े रहो। ग्योन उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उसने लॉर्ड यू से माफी मांगी। वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये वही लॉर्ड यू है जो चियाओ काउंटी ब्रांच का मास्टर हुआ करता था। तभी लॉर्ड यू ने झुकते हुए वोनहुआ को बताया कि डिवाइन फिजिशियन तुमसे मिलना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि
एक एंट्रिक डिजीज का पेशेंट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वोनवा ने भी याद करते हुए कहा कि ये वही पेशेंट होगा जिसने सुबह हमें कांटेक्ट किया था। इतना बोल वोनवा ने वहां से जाते हुए ग्योन से कहा कि मैं किसी अर्जेंट मैटर के चलते निकल रहा हूं। लॉर्ड यू भी उसे फॉलो करते हुए पीछे देख रहा था। उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ग्योन को देखा। ग्योन परेशान होते हुए सोचने लगा कि ये मुझे क्यों देख रहा है, कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहां लड़ाई करने नहीं आया। इतना सोच उसने लॉर्ड यू को ग्रीट किया। लॉर्ड यू भी उसे एक बार और देखते हुए वोनवा के पीछे निकल गया। पीछे खड़े ग्योन ने ईवल स्माइल के साथ मन ही मन कहा कि मास्टर म्यूंग वोनवा पे सॉर्सरी स्पेल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही शाम हो जाती है। ओबो वोनवा को बताता है कि पेशेंट उठने को है, लेकिन पेशेंट थोड़ा अजीब है। वोनवा पूछने लगा कि अजीब से क्या मतलब। ओबो ने बताया कि ये अभी होश में नहीं आया, लेकिन ये कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। वोनवा ये सुन बोलने लगा कि क्या ये मेरे एनेस्थीसिया के इंग्रेडिएंट्स बदल देने की वजह से हो रहा है। तभी म्यूंग बेहोशी की हालत में ही हंसने लगा। वो तैरने की कोशिश करते हुए पूछ रहा था कि क्या तुम मेरी स्फूर्ति देख रहे हो। ये देख ओबो ने पूछा कि क्या सर्जरी में तो कुछ दिक्कत नहीं हुई ना। वोनवा ने उसे बताया कि ये तो बस एनेस्थीसिया के नॉर्मल साइड इफेक्ट है। उसने मन ही मन एनेस्थीसिया के इंग्रेडिएंट्स चेंज करने का डिसाइड किया। फिर उसने वहीं पर बैठते हुए ओबो से कहा कि मैं इस पर नजर रख रहा हूं, इसलिए तुम जाओ और एंट्रिक डिजीज वाले पेशेंट को फिर से चेक करो। ओबो भी उसकी बात मानते हुए वहां से चला गया। फिर वोनवा अपने पीछे अजीब हरकतें कर रहे म्यून को देख खुद से पूछने लगा कि क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसके ज्यादा वजन की वजह से डोज बढ़ा दिया था। मैं पहली बार किसी पेशेंट को ऐसे बकवास करते देख रहा हूं। तभी अचानक म्यून बोलने लगा कि हाँ, वो कमीना फिजिशियन वोनवा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वोनवा अपना नाम सुन चौंकते हुए उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगा कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा। एनेस्थीसिया की वजह से बकवास करने के बाद भी इसने मेरा नाम एकदम क्लियरली बोला है, और ऊपर से ये अनईजी फीलिंग कैसी है। मुझे ये कंफर्म करना ही होगा। इतना सोच उसने अपना एक्सरे विजन ओपन कर दिया। वो कुछ देखकर दंग रह गया। उसे म्यून के हार्ट से भी वैसा ही सेंटीपीड लिपटा हुआ दिखाई दिया। उसने हैरान होते हुए सोचा कि ये तो फिर से टाइपिंग कल्ट है। थोड़ी देर बाद वो जाकर क्लिनिक के बाहर बैठ गया। उसने परेशान होते हुए मन ही मन कहा कि मैं क्रेजी हुए जा रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि टाइपिंग कल्ट मेरे क्लिनिक तक पहुंच चुका है। अब मैं इनसे कैसे डील करूं। उसने क्लिनिक के आसपास छिपे 5 बंदों की प्रेजेंस फील करते हुए सोचा कि मैं लॉर्ड यू के साथ मिलकर इन्हें हरा सकता हूं, लेकिन इनके जैसे छोटे प्यादों को निपटाने से इस मुसीबत की जड़ खत्म नहीं होंगी। जब तक मैं इसकी जड़ उस टाइपिंग कल्ट के लीडर झांग जुए को खत्म ना करूं, ये कमीने मेरे पीछे आते ही रहेंगे। मुझे इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा ताकि टाइपिंग कल्ट मेरे पीछे ना आए। लेकिन मैं ये करूंगा कैसे। तभी उसकी नजर ग्योन पर गई। ग्योन क्लिनिक के अंदर जा रहा था। वोनवा उसे देख कुछ सोचने लगा। फिर उसने खड़े होते हुए मन ही मन कहा कि सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये लोग मेरे साथ करना क्या चाहते हैं। इतना सोच उसने खुद को तैयार करते हुए कुछ करने का मन बना लिया। थोड़ी देर बाद कमरे से म्यून की चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसने गुस्से से ग्योन को कमीना कहते हुए बाहर निकल जाने को कहा। ग्योन भी उतरे हुए चेहरे के साथ बाहर निकल आया। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा कि ये राहत की बात है कि ये जिंदा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये मेरे खिलाफ लंबे वक्त तक ग्रज रखेगा। तभी पास खड़े वोनवा ने पूछा कि अब पेशेंट की हालत बढ़िया तो लग रही है ना। ग्योन ने झिझकते हुए उसे हाँ में जवाब दिया और फिर बहाना बनाकर तेजी से वहां से निकलने लगा। वोनवा ने भी उसे गुड नाइट बोला। ग्योन तेजी से भागते हुए वहां से निकल गया। पीछे खड़ा वोनवा कुछ सोचते हुए उसे ही देख रहा था। फिर उसने क्लिनिक के अंदर आते हुए म्यूंग से उसकी हालत के बारे में पूछा। म्यूंग भी उसे देख उठने लगा। उसने मुस्कुराकर वोनवा को थैंक यू बोलते हुए बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वोनवा ने भी शातिर मुस्कान के साथ कहा कि मुझे यह सुनकर अच्छा लगा। तो अब और बताओ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। तुम टाइपिंग कल्ट में कौन सी पोजीशन पे हो। यह सुन म्यूंग चौंकते हुए सोचने लगा कि इसे कैसे पता चला। उसने कुछ ना समझ पाने का नाटक करते हुए पूछा कि टाइपिंग कल्ट से आपका क्या मतलब। वोनवा ने उसके पास जाते हुए कहा कि तुम मेरे पेशेंट हो, इसलिए मैं अपना कंपोजर बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर सच कहूं तो मैं अभी भी सोच रहा हूं कि तुम्हें मार दिया जाए या नहीं। तो चलो अब एक दूसरे को पागल बनाना बंद करते हैं। इतना बोल उसने ड्रॉर से एक बॉटल में पकड़ा हुआ सेंटीपीड निकाला। म्यूंग अभी भी बोल रहा था कि आपसे जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वनहुआ सीरियस होकर बोलने लगा कि अपने हार्ट पे पॉइजनस इंसेक्ट लेकर तुम आए हो और मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे हुई है। उसकी बात सुन म्यूंग ने परेशान होते हुए सोचा कि मैं तो वाकई में एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं। आखिर इसको ये पता कैसे चला। क्या उस कमीने ग्योन ने इसे बता दिया। तभी सामने से वोनहुआ बोलने लगा कि मैं कोई बहाने सुनना नहीं चाहता। सिर्फ मुझे अपनी टाइपिंग कल्ट में पोजीशन के बारे में बता दो, क्योंकि मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। म्यूंग ने कांपते हाथों से उठने की कोशिश करते हुए कहा कि
मुझे नहीं पता तुमने कैसे पता लगाया, लेकिन लगता है तुम इस बात पे श्योर हो। मेरा नाम म्यूंग है और मैं यूजाओ ब्रांच का मेन हेड हूं, और मैं इस जगह पे तुम्हें पॉइजनस इंसेक्ट का यूज करके कल्ट का सर्वेंट बनाने आया हूं। इसलिए मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहूंगा। पॉइजनस इंसेक्ट के अंडे खा लो और कल्ट के लिए काम करने लग जाओ। वोनवा उसकी बात सुनकर चौंक गया। फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ म्यून को बताया कि इस वक्त तुम्हें सिर्फ कुछ ही फेवर्स मांगना अलाउड है। वो फेवर्स है या तो खुद को बचाने का या फिर खुद को बिना दर्द के खत्म करने का। क्या मुझे टाइपिंग कल्ट का कुत्ता बनने को बोलना तुम्हें फेवर लगता है? म्यूंग इविल स्माइल के साथ बोलने लगा कि अभी की सिचुएशन के हिसाब से तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, लेकिन तुम कब तक अपना पीछा छुड़ाते रहोगे? तुम भी जीना चाहते हो और मैं भी मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कल्ट में आ जाने के लिए बोल रहा हूं। कल्ट अगर ताकत इकट्ठा करे तो तुम्हें मार सकती है, लेकिन इसमें हमारा भी उतना ही नुकसान होगा। और ऊपर से तुम अटेंडिंग इंपीरियल सेंसरेट हो, इसलिए अगर तुम गवर्नमेंट की पावर यूज करने का डिसाइड करो तो डैमेज और भी ज्यादा होगा। तो जैसा कि तुमने कहा, हमें एक दूसरे की मुश्किलें बढ़ानी नहीं चाहिए। तुम टाइपिंग फैमिली में आकर खुद को बचा सकते हो। वोनवा उस पर हंसते हुए पूछने लगा कि तो क्या तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे जैसे ही कुत्तों की तरह टाइपिंग कल्ट के ऑर्डर्स फॉलो करूं? म्यूंग ने इस पर भड़कते हुए पूछा कि तुम्हारी मेरी टाइपिंग कल्ट के प्रति लॉयल्टी पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे हुई? वोनवा ने तुरंत ही उसके मुंह पे हाथ रखते हुए चुप करवा दिया। उसने म्यूंग से कहा कि मैं तुम्हें खुद दिखा सकता हूं कि मैंने तुम्हें टाइपिंग कल्ट का कुत्ता क्यों कहा। इतना कहकर वोनवा ने लॉर्ड यू को अंदर आने के लिए बोला। लॉर्ड यू भी उसकी आवाज सुनकर अंदर आने लगा। उसने अपने साथ कुछ सामान लाते हुए बताया कि मैं आपकी बताई हुई आइटम ले आया हूं। इतना बोल उसने वो चीजें साइड में रख दी। वोनवा ने भी अपनी एक्यूपंक्चर नीडल्स निकालते हुए उसे थैंक यू बोला। फिर उसने तुरंत ही वो एक्यूपंक्चर नीडल्स म्यून की बॉडी पे लगा दी। म्यून कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो नींद में जाने लगा। थोड़ी देर बाद वो होश में आ गया। वोनवा ने उसे लोकल एनेस्थीसिया दे दिया था। म्यून परेशान होते हुए सोचने लगा कि आखिर ये कमीने कर क्या रहे हैं, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूं। तभी वोनवा उसकी छाती पे कट लगाने लगा। म्यून ने ये देखकर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी, लेकिन फिर कुछ फील ना होने पर वो अपनी आंख खोल सोचने लगा कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा। तभी वोनवा ने अपनी सर्जिकल सिजर्स निकाल ली। वो उस सिजर को कट के अंदर डालने लगा। म्यून घबराते हुए मन ही मन बोलने लगा कि आखिर ये कमीना अभी क्या कर रहा है। तभी वोनवा ने कुछ पकड़ते हुए सोचा कि ये मेरे हाथ लग चुका है। उसने तुरंत ही एक सेंटीपीड को पकड़कर बाहर निकाल दिया। म्यूंग अपनी बॉडी से एक इंसेक्ट निकलता देखकर हैरान रह गया। तभी वोनवा बोलने लगा कि तुम तो बड़ी लॉयल्टी की बातें कर रहे थे। अब क्या ये तुम्हारे लिए अपसेटिंग नहीं है कि तुम्हें अपनी लॉयल्टी के रिवॉर्ड के रूप में जहरीला इंसेक्ट मिला है? अब तुम्हारे क्या विचार है मेन हेड म्यूंग? ये जानकर म्यूंग की आंखों से आंसू निकल आए। वो मन ही मन बोलने लगा कि आखिर अब तक मैं ये सब क्या कर रहा था। वोनवा ने उस सेंटीपीड को साइड में रख दिया। लॉर्ड यू और वोनवा दोनों ने एक दूसरे के काम की तारीफ की। फिर वोनवा अपने हाथ साफ करते हुए पीछे लेटे म्यून को देखने लगा। तभी म्यून ने उसे आवाज लगाई। उसने वोनवा से कहा कि मेरे पास आपके लिए कुछ है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। ग्योन म्यूंग से बोल रहा था कि मास्टर हमने सबको इकट्ठा कर लिया है। म्यूंग ने भी उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली। फिर वो उन लोगों से कहने लगा कि तुम सारे कमीने नालायक हो। मैं ही बेवकूफ हूं जो तुम जैसे ब्रैड्स को साथ लाकर ग्रेट फ्यूचर को एम कर रहा हूं। उसकी बात सुन ग्योन कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि म्यूंग ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा कि अगर ये इतना आसान होता तो मैं खुद यहां ना आता। ग्योन को उसकी बात समझ नहीं आई। तभी म्यूंग ने किसी को अंदर आने के लिए कहा। तभी दरवाजे से वोनवा क्लिनिक में एंटर होने लगा। ग्योन उसे वहां देखकर चौंक गया। तभी वोनवा म्यून को ग्रीट करते हुए बोलने लगा कि नीला आसमान ऑलरेडी खत्म हो चुका है और जल्द ही येलो आसमान राइज करेगा। टाइपिंग कल्ट फॉर इटर्निटी। सब लोग ये सुनकर हैरान होते हुए उसे ही देख रहे थे। तभी म्यून ने ग्योन से अभी के अभी वापस ब्रांच पे जाकर हेडक्वार्टर्स को एक लेटर भेजने के लिए बोला। ग्योन पूछने लगा कि मैं उसमें क्या लिखूं। म्यून ने बताया कि उसमें लिखना कि फिजिशियन वोनवा टाइपिंग कल्ट के फॉलोअर बन चुके हैं। इसके बाद हमें आधे महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। म्यून वोनवा को ट्रीटमेंट के लिए थैंक यू बोल रहा था। वोनवा ने भी उसे खुद का ख्याल रखने के लिए बोला। फिर म्यून ने पीछे खड़े ग्योन से बाकी लोगों को लेकर बाहर खड़े रहने को कहा और बताया कि मुझे एमिसरी फिजिशियन वोनवा से कुछ बात करनी है। ग्योन भी उसकी बात मानते हुए बाकी लोगों के साथ वहां से निकल गया। उसके जाते ही म्यून ने तुरंत वोनवा से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगी और बताया कि यहाँ बहुत सारे लोग थे, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपने ये बेइज्जती को एंड्योर किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक मैं टाइपिंग कल्ट में हूं तब तक आपको फिर से कभी भी टारगेट नहीं किया जाएगा। वोनवा ने उसे कहा कि ये कोई वादा नहीं बल्कि एक डील है। क्या तुम भूल चुके हो? सामने से म्यूनिक ने बोला कि आप इसे एक डील कहते हो, लेकिन ये अब्सर्ड है। मेरी जिंदगी बचाने के साथ ही आपने मुझे फ्रीडम दी है, जबकि मैं तो सिर्फ आपको एंग्शियस फ्रीडम दे रहा हूं। इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि ये
तभी एक फेयर डील होगी जब मैं अपनी जिंदगी के लिए कोई सुटेबल प्राइस दूं। वॉनवा उसे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कुछ याद करने लगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। म्यूंग वॉनवा से बोल रहा था कि आप प्लीज ऐसा एक्ट करना कि आपने पॉइजनस इंसेक्ट को खा लिया है। अगर आप ऐसा करोगे तो कल्ट आपको टारगेट करना बंद कर देगी। और साथ ही एक और चीज। वॉनवा ये सुन सोचने लगा कि ये ऑलरेडी एक अच्छी डील है क्योंकि टाइपिंग कल्ट मेरे पीछे नहीं आएगी, लेकिन अब ये एक और चीज ऐड करने की बात कर रहा है। तभी म्यूंग ने उसे कहा कि अगर आप येजू के रुनान प्रेफेक्चर की आनचेंग काउंटी के आइडल रिवर नाम के इन पे मैसेज भेजेंगे तो आप मुझे कभी भी ढूंढ सकते हैं। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वोनवा और लॉर्ड यू जाते हुए म्यून को देख रहे थे। वोनवा ने उसकी बात याद करते हुए सोचा कि ये बुरा नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी डाउट हो रहा है। फिर उसने पीछे खड़े लॉर्ड यू को देखते हुए सोचा कि मैं म्यूंग पर तब तक भरोसा नहीं कर सकता जब तक वो लॉर्ड यू की तरह सिंसेरिटी ना दिखाए। मेरे पास अभी के लिए उस पर नजर रखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इतना सोच उसने क्लिनिक की ओर जाते हुए लॉर्ड यू से रेडी होने को बोला। लॉर्ड यू इसकी वजह पूछने लगा। वोनवा ने बताया कि अब हर हाइनेस को मिलने का वक्त हो चुका है। तो इस पार्ट को अब हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी अगर आपने इस पार्ट के फर्स्ट कुछ हिस्से की अर्ली एक्सेस मिस कर दी थी तो अभी हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाले अर्ली एक्सेस वीडियोस आपसे मिस ना हो। और मानहुआ में मजा आ रहा है या नहीं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।